नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। आज बात उस खबर की जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया, यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चुस्त और दुरुस्त है। क्योंकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम के बावजूद दो युवक अपने जूते में पीली गैस छोड़ने वाला एक स्प्रे छिपाकर संसद के अंदर पहुंच गए। दरअसल दोपहर करीब 1 बजे जब संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चल रही थी, तभी लोकसभा की पब्लिक गैलरी से दोनों युवक सदन में कूद गए। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, लोकसभा अध्यक्ष की चेयर की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने सदन में गैस स्प्रे भी की, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन सवाल यह है कि स्प्रे के साथ ये आरोपी संसद के अंदर कैसे पहुंचे? क्या यह आरोपी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाए। लोकसभा के अंदर पीले रंग का धुआं उठ रहा है। सदन में मौजूद तमाम सांसदों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक युवक सदन की बेंच पर जंप कर लोकसभा अध्यक्ष की चेयर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है और कुछ सांसद उसे घेर कर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर करीब 1 बजे पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू जब सदन में अपनी बात रख रहे थे, तभी दर्शक दीर्घा से 2 युवक नीचे कूदे। फिर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सदन पीले रंग के धुएं से भर चुका था। हालांकि कुछ ही देर में सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। सदन के अंदर ही उनकी जमकर पिटाई भी कर दी। जी भरकर पीटने के बाद सांसदों ने घुसपैठियों को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इसी समय संसद के बाहर से एक युवक और एक महिला को हिरासत में लिया गया। संसद के बाहर मौजूद महिला और युवक के पास भी वही स्प्रे था जो सदन के अंदर छोड़ा गया। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश से जुड़े 2 और लोगों का पता चला है। 5वें आरोपी की पहचान हो गई है, जबकि 6ठे आरोपी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। यानी आरोपियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इस मामले में कई और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। धड़ाम जैसी आवाज आई पीछे, तो हमको लगा कि कोई गिर गया, किसी का पैर रपट गया या किसी ने धकेल दिया। तो जैसे ही उसकी तरफ ध्यान गया, देखा तो एक ऊपर से और कूदा। बिल्कुल क्लियर कट दिख गया कि इनकी इंटेंशन खराब है। सीटों के ऊपर से जंप जैसे ही 2 जंप लिए, तीसरी की तरफ आ रहा था तो 6-7 हम MP भागे उनकी तरफ। और जैसे ही पकड़ने को नजदीक, तो जोर जोर से वो चीख रहा था, नजदीक मत आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के शब्द। तो जैसे ही नजदीक है तो जूता निकाला उसने। जैसे ही पकड़ा तो उसको पकड़कर फिर पिटाई शुरू करी और उधर से कुछ धुआं निकलना सा शुरू हुआ, शायद जूते में से जो चीज। अब सवाल है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आरोपी स्प्रे लेकर संसद के अंदर कैसे पहुंचे? संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को पता कैसे नहीं चला? ये वो तमाम सवाल हैं जो न सिर्फ संसद के अंदर नजर आई तस्वीरों से उठे हैं, बल्कि ये सवाल कई सांसदों के भी हैं। सुरक्षा में चूक को लेकर गुरुवार को विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन दल के नेता बैठक भी करेंगे। इस तरह की घटना कैसे घटी? इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था, वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। ये 2 शख्स को सर हमारे सारे एमपीज ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपीज ने नीडर होकर हमारे सारे एमपीज ने उनको दबोच लिया था। हमारे जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे, वो कहाँ गए? उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली,
जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। सदन के अंदर स्प्रे छोड़ने वाले एक युवक का नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे युवक का नाम मनोरंजन है, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर है। वहीं संसद के बाहर पकड़े गए युवक का नाम अमोल शिंदे है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि महिला का नाम है नीलम और वो हरियाणा की रहने वाली है। जांच के मुताबिक सागर शर्मा के पास से मिले विजिटर पास को मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर बनाया गया था। दरअसल संसद में कोई भी आम नागरिक बिना विजिटर पास के अंदर नहीं जा सकता। एंट्री पास के लिए संसद के गेजेटेड अधिकारी या फिर सांसद की सिफारिश जरूरी है। रिकमेंडेशन के बाद ही संसद सचिवालय विजिटर पास जारी करता है। लोकसभा और राज्यसभा पब्लिक गैलरी के लिए अलग अलग पास जारी होते हैं। इसके अलावा विजिटर को एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को आरोपी सागर शर्मा की मंशा का पता नहीं था? सवाल ये भी है कि दूसरे आरोपी ने किसकी सिफारिश पर संसद का विजिटर पास हासिल किया। फिलहाल जांच जारी है। इस बीच एहतियात के तौर पर संसद में एंट्री के लिए जारी किए गए सभी पास रद्द कर दिए गए हैं। सांसदों के निजी सहायकों को भी अब संसद में एंट्री नहीं दी जाएगी। संसद के अंदर और बाहर से पकड़े गए आरोपियों को संसद मार्ग थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। घुसपैठ के मामले में पुलिस ने विक्की शर्मा नाम के युवक को भी हिरासत में लिया है। पता चला है कि आरोपी गुरुग्राम में उसके घर पर ठहरे थे। जांच में सामने आया है कि संसद के बाहर ललित नाम का एक युवक मौजूद था। इसी युवक के पास गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल भी थे, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वो फरार हो गया। अब पुलिस की कोशिश फरार आरोपियों के साथ उन सवालों के जवाब तलाशने की है जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। मसलन आरोपियों का मकसद क्या था, किस तरह उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि संसद के अंदर एंट्री के लिए पहले से ही कड़े नियम लागू हैं। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी सांसद कर्मचारी और अधिकारियों की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही एंट्री देते हैं। अगर कोई सांसद या फिर अधिकारी अपने साथ कोई मेहमान लाता है तो उसे स्वागत कार्यालय के जरिए एंट्री दी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बैग या ब्रीफकेस स्कैन किए बिना अंदर ना जाए। विजिटर को छाता, ब्रीफकेस, छड़ी, हैंडबैग, मोबाइल संसद भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। ये तमाम नियम और कायदे हैं, यानी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन और सुरक्षा जांच संसद के सुरक्षा प्रोटोकॉल में शामिल है। जाहिर है किसी ना किसी स्तर पर सुरक्षा में चूक हुई है, और वो भी उस दिन जिस दिन 22 साल पहले संसद पर अटैक हुआ था। तेरह दिसंबर 2001 देश का पुराना संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आतंकियों का सामना कर रहे 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए। हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को कोर्ट के आदेश पर 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। कैन बी कंसीडर और साथ में शुक्रिया सर। और सोने पे सुहागा ये है कि अनुरोध कर रहा मैं आपको। संसद की सुरक्षा में चूक की तस्वीरों ने 22 साल पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। आरोपियों ने भले ही कोई बड़ा नुकसान न किया हो, लेकिन संसद में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सीधे तौर पर संसद की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। आज 23 साल बाद भी ये साबित हो गया कि संसद सुरक्षित नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इंटेलिजेंस, ये सब बढ़ने के बावजूद भी अगर कोई इस तरह से घुस जाता है
गनीमत है कि उनके पाँव में जो है, जो उन्होंने गैस लेके गए थे, जहरीली गैस नहीं थी, वरना तो सांसदों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। अब पार्लियामेंट में सिक्योरिटी नहीं है तो देश का सिक्योरिटी कैसे रहेगा? आप बोलिए ना। जब वो पुराना पार्लियामेंट था कितना सिक्योरिटी टाइट था, अभी सिक्योरिटी बोलते कुछ ही नहीं है। अरे सामने 2-3 आदमी खड़ा होता है ऐसे पार्लियामेंट का, वो तो नहीं पहचानते भी नहीं है कौन एमपी है कौन नहीं है। क्या पार्लियामेंट का स्टाफ भी वो लोग भी घुस रहा है? ये क्या एमपी का एंट्रेंस है और मार्केट है, हाट है, ये मार्केट बना दिया। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, बल्कि इसकी वजह भी है। संसद की सुरक्षा के लिए एक अलग फोर्स बनी हुई है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस संसद की आंतरिक सुरक्षा देखती है। संसद सत्र के दौरान आईटीबीपी और सीआरपीएफ के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं। इसके अलावा आईबी, एसपीजी और एनएसजी की नजर भी संसद की सुरक्षा पर होती है। 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद संसद की सुरक्षा कई गुना तक बढ़ा दी गई थी। पहचान और सुरक्षा जांच के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बावजूद इसके 2 युवक स्प्रे के साथ लोकसभा गैलरी तक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8 दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर 13 दिसंबर को संसद पर हमले की धमकी दी थी। फिर भी संसद की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं की गई? बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी खुद गुरुपतवंत सिंह पन्नू की धमकी का जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये लगता है ये आतंकवादी घटना था और मुझे बहुत शक है क्योंकि पन्नू ने धमकी दिया था 13 तारीख को हमला होगा और इसमें कनेक्शन होगा, ये ऐसा पूरा डाउट है। ताना सही नहीं चलेगा ऐसा बोल रहे थे। हालांकि अब तक पुलिस जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है जिससे आरोपियों का खालिस्तानी कनेक्शन साबित हो सके। आरोपियों के आपस के कनेक्शन में भी पेच है। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। आरोपी नंबर 2 मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। आरोपी नंबर 3 अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। और आरोपी नंबर 4 नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। यानी 4 आरोपी 4 राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में सभी राज्यों की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। आरोपियों से जुड़े हर एक तथ्य को खंगाला जा रहा है। बात करते हैं सियासत की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। बचा राजस्थान, जहां भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उसी दिन उनका जन्मदिन भी है, मतलब 15 तारीख उनके लिए डबल खुशी लाने वाली है। देखिए, इससे पहले राजस्थान की राजनीति में काफी कुछ घटा। बीजेपी की जीत के बाद से ही वसुंधरा राजे के बंगले पर समर्थक विधायकों की सबसे ज्यादा गहमा गहमी थी। वसुंधरा को ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर सबसे बड़ा दावेदार समझा जा रहा था। कहा तो यह भी जा रहा था कि उनकी जगह अगर किसी और को सीएम बनाया गया तो बीजेपी के आगे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वसुंधरा राजे के विरोधी तो यह भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर वो पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं। वसुंधरा ने मुख्यमंत्री न बनाए जाने का विरोध भी नहीं किया, तो उनके समर्थक कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पार्टी को असहज कर सकते हैं। लेकिन बंद कमरे में चली 1 घंटे की मीटिंग ने पूरा सीन बदल दिया और वसुंधरा ने खुद ही भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पेश कर सबको हैरान भी कर दिया। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पद पर दावा भले खुले तौर पर कभी नहीं ठोका, लेकिन यह सच है कि उनके समर्थकों के एक्शन से ही मैसेज जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है, जबकि पार्टी लीडरशिप कुछ और चाहता था। राजस्थान की राजनीति में अगर वसुंधरा के कद को देखें तो उन्हें अपनी बात मनाने के लिए राजी करना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन बताया जाता है कि राजनाथ सिंह के साथ हुई एक मीटिंग ने बीजेपी की पूरी समस्या चुटकियों में हल कर दी। कैसे, वो आपको बताते हैं। मीटिंग के दौरान बीजेपी ने वो कौन सा मैसेज दिया जिसके बाद वसुंधरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरा सवाल, टॉप लीडरशिप ने वसुंधरा राजे के साथ बैठक की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को क्यों सौंपी?
तीसरा सवाल, वसुंधरा राजे आगे क्या करेंगी? क्या वो राज्य की राजनीति छोड़कर केंद्र में आने को तैयार होंगी? ये तमाम सवाल कल से ही उठ रहे हैं। ये पहले से तय था कि बीजेपी राजस्थान में किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये बात हम आपको इसी शो में भी बता चुके थे। फैसला तो हो चुका था, लेकिन सवाल यह था कि मैसेज वसुंधरा तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से कुछ घंटे पहले तक हथियार डालने को तैयार नहीं दिख रही थी। लेकिन बीजेपी ने मामला बड़े आराम से हल कर लिया। इन्हें सब बातों को लेकर आज बीजेपी के एक नेता से मेरी बात हुई। उन्होंने एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी। उनका कहना था कि वसुंधरा पार्टी के सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री पद पर उनकी अघोषित दावेदारी भी थी। इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। बीजेपी भी समझ रही थी कि वसुंधरा को मनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें मनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई। राजनाथ को इसके लिए निर्देश पार्टी आलाकमान की तरफ से दिए गए थे। और आगे आपको बता दें, राजनाथ सिंह को कहा गया था कि वो वसुंधरा को हर कीमत पर मनाना उनको होगा, और ऐसे मनाना होगा कि उन्हें बुरा भी नहीं लगे, क्योंकि वो अगर नाराज हुई तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा। कुल मिलाकर कहे तो बीजेपी में ऊपर से लेकर शांति थी, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ चल रहा था। इन्हीं सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 दिसंबर को दिल्ली से जयपुर पहुंचे, लेकिन इसके पहले वो एक बड़ा काम कर चुके थे। इस बारे में मेरे पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि जयपुर रवाना होने से पहले राजनाथ ने वसुंधरा को फोन किया था। राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को जयपुर एयरपोर्ट पर भी बुलाया था, जो हमने तस्वीरों में भी देखा था। राजनीति में जितना महत्व मैसेज का है, उतना ही महत्व टाइमिंग का भी है। 60 साल से लंबा राजनीतिक जीवन देख चुके राजनाथ सिंह इसका महत्व समझते हैं। इसकी झलक जयपुर में वसुंधरा से उनके इंटरेक्शन में भी दिखाई पड़ी। जयपुर में राजनाथ से वसुंधरा की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। वहां से दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर निकले और होटल ललित पहुंच गए, और होटल ललित में राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के बीच 1 घंटे तक बैठक चली। मेरे पास इस बैठक की पूरी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यह बैठक बहुत अहम थी। इस बैठक में राजनाथ ने वसुंधरा को पार्टी के अनुशासन के बारे में याद करवाया। राजनाथ की तरफ से यह भी बताया गया कि उनके पास एक लिफाफा है जिसमें अगले मुख्यमंत्री का नाम है। वसुंधरा को यह भी बता दिया गया कि शायद पर्ची में वसुंधरा का नाम नहीं है। वसुंधरा ने कहा गया, उनको यह भी कहा गया कि अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अगर वसुंधरा करें तो यह बेहतर होगा, इससे अच्छा संदेश जाएगा। मुझे बताया गया कि पार्टी ने राजनाथ सिंह की बातें सुनकर वसुंधरा राजे चौंक उठी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने उन्हें इसका मौका ही नहीं दिया। राजनाथ ने पार्टी से उनके वर्षों के रिश्ते की बात की, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किए गए उनके काम भी याद दिलवाए, और पार्टी की स्थापना में वसुंधरा की मां राजमाता विजय राज सिंधिया का योगदान भी बताया। इस बातचीत के दौरान माहौल इमोशनल भी हो गया था, यह भी बताया गया। इस दौरान राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे को यह समझाने में कामयाब हो गए कि ऐसा कोई संदेश बाहर नहीं जाना चाहिए जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़े। वसुंधरा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, और 1 घंटे तक चली इस मीटिंग में वसुंधरा ने बिना किसी शर्त पार्टी हाईकमान का फैसला मान लिया। वो विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव भी उन्होंने ही रखा, जो आपने कल तस्वीरों में भी देखा। वसुंधरा जी के बहुत ही करीबी विश्वसनीय है, तो आपके लिए सेटबैक झटका जैसा नहीं है कि इस तरह का फैसला? वसुंधरा जी ने खुद नहीं प्रस्ताव रखा है उनका, भजनलाल जी का। वसुंधरा जी ने भजनलाल जी का प्रस्ताव रखा है, सब एमएलए ने उनका समर्थन करा है। अफसोस तो नहीं आपको उनके सीएम न बन पाने, कोई अफसोस? वसुंधरा जी ने वो प्रस्ताव रखा है और सब लोगों ने समर्थन किया है, तो अफसोस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वसुंधरा जी के बहुत ही बीजेपी ने वसुंधरा राजे को राजी कर लिया। वसुंधरा राजे ने पार्टी का आदेश मान लिया, जो पार्टी ने कहा वही किया। लेकिन यह भी सच है कि वसुंधरा ने पहले ही अपने तेवर नरम कर लिए थे। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाने के बाद 5 दिसंबर को दिल्ली वो पहुंची थी। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, और जब वो दिल्ली से लौटकर जयपुर पहुंची, तभी से यह संकेत दे रही थी कि वो आला कमान के साथ है। वसुंधरा राजे को ये कह दिया गया था कि राज्य में उन्हें भूमिका नहीं दी जाएगी और केंद्र में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी, और शायद इसीलिए वसुंधरा राजे आराम से दिल्ली से वापस चली गई, और उसके बाद उनकी तरफ से कोई भी ऐसी
चहलकदमी राजनीतिक नहीं की गई कि और ये संदेश जाए कि वसुंधरा बगावत की तरफ बढ़ रही है। वसुंधरा ने पार्टी की बात तो मान ली, लेकिन सवाल यह है कि वसुंधरा की राजनीतिक भविष्य में आगे क्या होगा, पार्टी ने उनके बारे में क्या सोचा है, आने वाले दिनों में पार्टी में वसुंधरा की भूमिका क्या रहने वाली है, यह सबसे बड़ा सवाल है। 2024 का चुनाव विशुद्ध तौर पे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट पहले भी पड़ा है, इस बार भी पड़ेगा। इसलिए वसुंधरा राजे जी के रहने और नहीं रहने से राजस्थान की राजनीति में कोई असर पड़ेगा, इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही। राजस्थान में अब तक वसुंधरा राजे का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा रही है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अब पार्टी ने उनकी जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया है। आखिर वसुंधरा को किनारे कर भजनलाल को सीएम बनाने की वजह क्या रही? बीजेपी के एक इनसाइडर ने मुझे बताया कि पार्टी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा संदेश देना चाहती थी, जो हो गया। अब 2024 का चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। अगर हल्के तौर पर देखें तो लगता है कि बीजेपी ने महारानी को मनाकर राजस्थान का मामला सुलझा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान के बहाने बीजेपी ने पार्टी के सारे क्षेत्रीय क्षत्रपों को क्लियर मैसेज दे दिया है और लगे हाथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी लाइन और लेंथ भी क्लियर कर दी है। एक बार अब फिर राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में सिकंदर वही होता है जो मौका पहचानता है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मौका तलाश रहे हैं। 2024 के चुनाव को देखते हुए वो एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं। इसका सिग्नल कोई और नहीं, उन्हीं की पार्टी जेडीयू की तरफ से आ रहा है। इसके 3 पॉइंट्स हैं जिनको समझिए आखिरकार नीतीश कुमार कैसे एक्टिव हुए और वो इस एक्टिवनेस के जरिए क्या करना चाहते हैं। नीतीश 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी मिल सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कोई पक्की बात अभी तक नहीं कही गई है, लेकिन इन सबसे पहले वो 24 दिसंबर को वाराणसी में रैली करने वाले हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। सवाल यह है कि क्या नीतीश बिहार से आगे निकलना चाहते हैं? यह सवाल तब भी उठा था जब जेडीयू के यूपी प्रभारी ने नीतीश से मुलाकात की थी, क्योंकि इसी बीच फूलपुर से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं को रफ्तार मिली थी। और इस बार नीतीश रैली के लिए एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर रहे हैं, जिसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को चुनौती दे डाली है। वैसे रैली निकालने के लिए किसी को मनाहट नहीं है, रैली निकालें, लेकिन मैं एक आग्रह करता हूं नीतीश जी से कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी आह्वान आप उसी दिन कर ले, अगर हिम्मत है तो। गिरिराज सिंह की चुनौती अपनी जगह। नीतीश कुमार की वाराणसी रैली को लेकर चर्चा है कि उनकी नजर उत्तर प्रदेश के कुर्मी वोट पर है, जो एक साथ मिल जाए तो किसी के भी वारे न्यारे हो सकते हैं। इसे आंकड़ों के जरिए जरा समझिए। उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी आबादी करीब 5 से 6% है। कुर्मी समाज का प्रभाव लगभग 25 जिलों में है। कुर्मी वोटर्स करीब 50 विधानसभा सीटों पर असरदार है। लोकसभा सीटों की बात करें तो यूपी की करीब 10 सीटों पर इनका असर है। यूपी में ओबीसी में यादव के बाद कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यह हम आपको आंकड़ों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह आबादी का पूरा गणित है। अब देखिए, जेडीयू को लग रहा है कि अगर यूपी के कुर्मी समाज ने जेडीयू को कबूल कर लिया तो लोकसभा चुनाव में 10 सीटों का इजाफा हो सकता है। यह जेडीयू की कैलकुलेशन है, और जब सत्ता में भागीदारी की बात आएगी तो यह उनका वजन भी बढ़ा सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन का भी जो हाल है वो सबके सामने है, और उसे एकजुट करना नीतीश के लिए आसान भी नहीं होगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो खैर, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जाकर रैली करने वाले, और मैं एक और अहम बात आपको इसमें बता दूं कि वो रैली जो कर रहे हैं वो इलाका रोहनिया इलाका है वाराणसी का, जहां से अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, वो कभी विधायक वहां से रहा करती थी। कुर्मी बाहुल्य ये विधानसभा की सीट है।